नमस्कार, मैं मनोज मुल्दियार एक बार फिर से बिहार स्वाभिमान आंदोलन के फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करेंगे खेती के माध्यम से आत्मनिर्भर बिहार कैसे बन सकता है, या यूं कह लें कि आत्मनिर्भर बिहार को बनने में या बिहार को आत्मनिर्भर बनने में खेती की क्या भूमिका हो सकती है, खेती का क्या योगदान हो सकता है, किस तरह से खेती के रास्ते से या बिहार का जो तरक्की है वो खेत के रास्ते से किस तरह से अपना मुकाम हासिल कर सके, और जहां बिहार को होना चाहिए खेती में, जो पंजाब हरियाणा या अन्य राज्यों का जो योगदान है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है, उसके अनुरूप बिहार कैसे खड़ा हो सकता है, कब खड़ा हो सकता है और उसके लिए क्या करने की जरूरत है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे कुछ खास मेहमान हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंजनी कुमार, जो रिसर्च फेलो हैं, रिसर्च करते हैं, कई अवार्ड जीत चुके हैं, आईसीआर के साथ भी काम कर चुके हैं और अभी एक अमेरिकन कंपनी के साथ जुड़ के ये काम करते हैं। और उनसे भी हम प्राप्त करेंगे कि वो उनका क्या काम होता है, खेती में क्या योगदान होता है। उनका कई जर्नल भी छप चुका है, कई आलेख आ चुका है और वो किस तरह से बिहार के किसानों के लिए एक मार्गदर्शन का काम कर सकेगा। दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए कृष्ण गोपाल जी, जो मेडिसिनल प्लांट होता है उसको करने के लिए बिहार में किसानों को प्रेरित करते हैं, और न सिर्फ खेती करने के लिए प्रेरित करते हैं बल्कि उसको वो कैसे लाभकारी मूल्य पर बेच सकें, उसका मार्केट कर सकें, इसके लिए भी मदद करती है इनकी संस्था है, जिसके बारे में वो खुद ज़्यादा बेहतर बताएंगे। मेरे साथ आज के इस परिचर्चा में जो तीसरे हमारे खास मेहमान हैं, अनिल कुमार जी, ये टिश्यू कल्चर लैब चलाते हैं मुजफ्फरपुर के अंदर, और जो भारत सरकार से संबद्ध है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, भारत सरकार की जो संस्था है उससे एफिलिएटेड है, उससे जुड़ा हुआ है और टिश्यू कल्चर में इनका अच्छा काम है मुजफ्फरपुर में। सबसे पहले आज की इस परिचर्चा को शुरू करने में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर अंजनी कुमार को कि वो जरा हमारे दर्शकों को अपने और अपने काम के बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय अपना दें और अपने काम के बारे में बताएं। डॉक्टर साहब। मुझे बहुत खुशी है आप लोगों के साथ जुड़ने का। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मैं भी बिहार से ही हूँ और लखीसराय जिला मेरा ओरिजिनल घर है। और मैं अपने पूरे संशोधन जो रिसर्च अनुसंधान करता हूँ उसमें बिहार और ईस्टर्न इंडिया हमारा हमेशा से फोकस रहा है। और 2001 में एक बिहार विकास रिपोर्ट बना था, बिहार डेवलपमेंट रिपोर्ट, तत्कालीन जो योजना आयोग था उसके तत्वावधान में, और उसका एग्रीकल्चर चैप्टर मैंने लिखा था और ग्लोबल बिहार मीट वगैरह में मैंने प्रेजेंट भी किया था। तो और उसके बाद भी जो हम अध्ययन किए, तो दो चार चीजें हैं जो आप अभी कह रहे थे कि बिहार आत्मनिर्भर कैसे बने कृषि के माध्यम से। तो इसके बारे में हम काफी काम कर रहे हैं, करते हैं, मतलब अनुसंधान करते हैं। हम डेवलपमेंट से तो डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं, अनुसंधान करते हैं। और जो पोटेंशियल है बिहार में, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स बेस, जैसा कि आप हमसे ज्यादा जानते हैं, बहुत अच्छा है एग्रीकल्चर के लिए, वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ थिंग्स। इंटरप्राइजिंग वर्कफोर्स है, सभी जानते हैं कि हमारे ही भाई लोग पंजाब और हरियाणा की धरती को आबाद करते हैं और उन्हीं के परिश्रम से वो बूम करते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जो है परसिस्टेंट पॉवर्टी है, मार्केट नहीं है, गरीबी है,
इसका कई कारण है, एक तो नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर का कुछ स्ट्रक्चरल वीकनेस है। एक तो हमारी जोत बहुत छोटी है। आप यकीन माने कि इवन बांग्लादेश से ज्यादा हमारी जो आबादी प्रति मतलब व्यक्ति जो प्रति, घनत्व जो है उसका, हाँ, घनत्व ज्यादा है। पहले वेस्ट बंगाल हुआ करता, घनत्व डेंसिटी। हाँ, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका मतलब है कि लैंड बेस हमारा बहुत कम है। और बिहार का बाइफर्केशन होने के बाद जो दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज थे, जो मिनरल्स थे, वो झारखंड में चले गए। तो नेचुरल रूप से जो बिहार के विकास की परिकल्पना होगी वो एग्रीकल्चर बेस्ड होगी। लेकिन सिर्फ प्रोडक्शन ओरिएंटेड होने से हमारा काम नहीं चलेगा। हमको उससे वर्टिकल कोऑर्डिनेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग की ओर जाना पड़ेगा। यहाँ 6-7% फ्रूट्स वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन करता है, 10% के आसपास, और यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट 2% से भी कम है। आप मार्केट इंटीग्रेशन का ये हाल है कि जब 2 रुपये टमाटर, मैं सबौर में एक बार ट्रेनिंग में था, वहां 25 पैसे टमाटर हो गया था, 97 की बात है, और दिल्ली में उसी टाइम 12 रुपये किलो था और मुंबई में 24 रुपये किलो था। ये क्यों था? कि मार्केट इंटीग्रेशन था, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं थी, कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं थी। तो एक तो मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी जो देखेंगे, अभी मैंने रिसेंट 2019 में सर्वे कराया, अभी भी हमारे किसान 40% से ज्यादा मनी लेंडर्स पे डिपेंड है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका 5% पर मंथ तक है, 60%। आप सारे लोग जुड़े हुए हैं बिजनेस से, आप सोच सकते हैं कि इस कॉस्ट पे अगर आप कैपिटल को लेंगे तो कोई बिजनेस सरवाइव नहीं करेगा, एग्रीकल्चर क्या करेगा? तो इंस्टीट्यूशनल वो जी ग्रास सर, मैं ऊपर। मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा आपके पास। इसके तो पहले ये थोड़ा सा परिचय में कृष्ण, हाँ, अब फिर आऊंगा, आगे चर्चा करेंगे। कृष्ण गोपाल जी, आप जरा अपने और अपने काम के बारे में संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएं। कृष्ण गोपाल जी। जी मैं जिस आवाज हाँ, आ रही है जी। मैं विश्वेशना एग्रो एंड डेयरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं उसका एक को फाउंडर हूं। अभी हम लोग बिहार में पिछले 3 साल से औषधीय फसल की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, प्लस बाईबैक कर रहे हैं, जो आप उसको कह सकते हैं आप कॉन्ट्रैक्ट जरा फार्मिंग आप मोड में, फिर जो से, अभी बिल आया है। आवाज थोड़ा जी आपका कटता है, और आप, हाँ, आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, उसमें इको आता है। थोड़ा सा हेडफोन फिर से लगाइए, और मैं वापस आता हूँ आपके पास। इसके अनिल कुमार जी, वही सवाल। नमस्कार। मेरा जो व्यवसाय क्षेत्र है वो है टिश्यू कल्चर लैब। और टिश्यू कल्चर में हम किसानों को नहीं सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, अच्छे प्लांट्स के बारे में बताते हैं, बल्कि डेमो भी हमने कर रखा है। डेमो भी करते हैं किसान को कि कैसे उस टेक्नोलॉजी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं हायर वैल्यू में। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हम लोग बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स पर काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम लोग किसान को मोटिवेट कर रहे हैं कि इसमें आने वाला फ्यूचर है। तो जहां तक किसान का सवाल है, और तब तक आत्मनिर्भर नहीं होगा जब तक जो हम कर रहे हैं, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं बाहर से, उसको हम प्रोटेक्ट ना करें और बाहर को लोग को कुछ ना दें, तब तक हम आत्मनिर्भर की कल्पना नहीं कर सकते। तो हमारा मेजर वर्क इसमें टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, जिसमें अच्छे प्लांट्स दे रहे हैं किसान को, जिससे प्रोडक्शन बढ़े, जिससे प्रोडक्शन के साथ नए उसके बाद नेक्स्ट मार्केट और उसका फूड प्रोसेसिंग कैसे हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ किसान कैसे जाए। इस टेक्नोलॉजी के साथ हम बिहार में अपना इंटरप्राइज शुरू किए हैं। मेरी कंपनी का नाम हिक्योर एग्रो प्लांट्स प्राइवेट लिमिटेड है। हम लोग हर्बल में भी डील करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और हम लोग जैसा कि कुबाल जी बोल रहे थे, मेडिसिनल में काम करते हैं। अभी हम मोस्ट एडवांस और लेटेस्ट फैक्ट्री भी लगा रहे हैं मुजफ्फरपुर में हर्बल के लिए। ना ही सिर्फ हर्बल के लिए, हम लोग कॉर्डिसेप मिलिट्रिस भी लगाए हैं मुजफ्फरपुर में, जो शायद देश का दूसरा सबसे बढ़िया लैब है, वो हमने वहां सेटअप किया है। और टिश्यू कल्चर लैब में अनडाउटली डीबीटी होना आपका एक गर्व की बात है बिहार के लिए।
अनिल जी, आपका ऑडियो भी गड़बड़ है, वीडियो भी गायब है। नहीं और लेकिन कृष्ण आ रहा गोपाल जी है, का भी। हाँ, अब आ रहा है, हम लोग तो आ रहा नहीं आ रहा है, यहाँ तो मुझे दिख रहा है आ कि रहा। हमारा, हाँ आ रहा। मुझे जो अपने वाले फ्रेम में ठीक ठीक आ रहा हाँ है। हाँ आ रहा आ रहा आ रहा। अब आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। जी जी। हाँ हाँ। तो इस एग्रो फील्ड में ऐसे एग्रो फील्ड के साथ साथ मेडिसिनल प्लांट्स को भी हम लोग किसान को प्रेरित कर रहे हैं। और हम लोगों ने एक जो सबसे अच्छा काम किया है, किसान को अगर टेक्नोलॉजी बताते हैं तो उसको एक नया लगता है, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी को आप एक डेमो के रूप में बताते हैं। जब आप किसी प्लॉट में उसको डेमो करके दिखाते हैं कि ऐसे आप कर सकते हैं, तो उनके लिए वो आसान हो जाता है। हम लोग डेमो करके दिखाते हैं किसान को कि कैसे आप, चाहे बनाना हो, पोमीग्रेनेट हो, चीकू हो, या फिर और भी लेमन का, सीडलेस लेमन हमने बिहार में पहला बार सीडलेस लेमन का प्रोडक्शन कराया है, और तकरीबन 100 एकर्स में खेती मैंने सीडलेस लेमन का कराया है। तो एक काफी बड़ा ब्रेक थ्रू होगा आने वाले दिन में, कि लेमन से हम लोग लेमन प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और देखिए, कुछ नया करना होगा हमारे हेलो मार्केट को। जैसे, हेलो हेलो मनोज जी, मनोज जी मनोज जी आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो मनोज जी, सब जी लोगों सर। की आवाज आ रही है, ठीक है। तो आपको मार्केट में प्रोटेक्ट करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए कुछ नया और इनोवेटिव करना पड़ेगा। हेलो तो जैसे आप अमित ने फोन से एसएमएस कर दीजिए उनको कि आवाज आ रही, शायद उनके अनिल जी आप उनके एंड पे। हाँ। जी जी। तो जैसे हम लोग अभी बिहार में सीडलेस लेमन कर रहे हैं, तो इसका बहुत वाइड स्कोप इन फ्यूचर में है। अभी तो नया है, थोड़ा मार्केट एस्टेब्लिश होने में समय लग रहा है, बट सीडलेस लेमन का आने वाला दिन में, जैसे कि उसका जो फूड प्रोसेसिंग में बड़ा यूज है। बाहर के कंट्री में अभी उसको काफी तरजीह दिया जा रहा है, क्योंकि उसका आप चटनी बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, नमकीन बना सकते हैं, उससे आप क्रश करके आप उसे इसे साइट्रिक एसिड निकाल सकते हैं, उसका जो छिलका होता है उससे ऑयल निकाल सकते हैं, उसके अंदर का जो पल्प होता है उससे आप डिटर्जेंट पाउडर में यूज कर सकते हैं। तो काफी वाइड स्कोप होगा। जबकि हमारा ट्रेडिशनल जो लेमन है उसमें बीज होता है, तो बीज के कारण ये प्रोसेसिंग संभव नहीं हो पाता है। तो हम ये टिश्यू कल्चर में दे रहे हैं आपको सीडलेस लेमन। पोमीग्रेनेट जो सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी भभुआ है, वो हम लोग टिश्यू कल्चर दे रहे हैं। बैम्बू, बल्कुआ बैम्बू, जिसके बारे में भारत सरकार बहुत सिंसियर है कि बल्कुआ बैम्बू को प्रमोट किया जाए, वो भी हम लोग टिश्यू कल्चर कर रहे हैं। पूसा यूनिवर्सिटी का जो R1 वेराइटी का गन्ना है, जो लेटेस्ट है, प्रीमियम वेराइटी अभी बिहार सरकार ने घोषित किया है, उसका भी टिश्यू कल्चर हम लोग कर रहे हैं। और बनाना में, जैसे कि बाहर में पूरे, अगर भारतवर्ष की बात की जाए तो G9 ही एक पॉपुलर वैरायटी है, लेकिन हमने बिहार में अपने बिहार के चीज को प्रोपगेट किया है। जैसे मालभोग केला आपने यहाँ बहुत अच्छा होता है और बहुत टेस्टी है। अगर आप लोग जानते हैं तो मालभोग अगर दिल्ली में बिके तो वो 100 रुपए दर्जन बिक सकता है, इतना उसका पोटेंशियल है, लेकिन उसको प्रमोट नहीं किया गया। अभी दिल्ली की एक बड़ी कंपनी हमसे टाई अप करने के लिए कर रही है कि आप मुझे मालभोग केला के बारे में बताइए और मालभोग हमको सप्लाई कीजिए। तो मालभोग का भी कर रहे हैं, अल्पान कर रहे हैं, बतीसा केला जो सब्जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका भी टिश्यू कल्चर कर रहे हैं। तो केला में हम 6 वैरायटी का कर रहे हैं, जो कि भारतवर्ष में कोई नहीं कर रहा। पहला कंपनी हम है जो मालभोग का, बतीसा का, अल्पान का, बरहड़ी का हम लोगों ने टिश्यू कल्चर किया है। और G9 बनाना भी हम कर रहे हैं, लेकिन G9 बनाना से फोकस हम थोड़ा शिफ्ट करना चाहते हैं। हम अपने ट्रेडिशन को, हमारा जो क्वालिटी है बिहार की मिट्टी में, जो मालभोग का सुगंध है, टेस्ट है, वो आपको इंडिया के कहीं भी किसी पार्ट में जाए वैसा टेस्ट आपको बनाना में नहीं मिलेगा। लेकिन इसको हम लोगों ने प्रमोट नहीं किया है। हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो जब तक इसमें नहीं आएंगे तो किसान प्रमोट नहीं कर सकेगा। किसान तो सिर्फ प्रोडक्शन कर सकेगा। जब छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर्स भी मार्केटिंग, अभी सर ने, अंजनी बाबू ने अच्छी बात कही कि आपको मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। सिर्फ हम अगर सोचते हैं कि प्रोडक्शन करें तो वेस्ट हो जाएगा। हमारा मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज चेंज होना चाहिए। हमारा मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारा कोल्ड स्टोरेज चेंज से हमें
मार्केट को कैसे फीड करें, और मार्केट के साथ साथ हम प्रोसेसिंग कैसे करें। देखिए, हमारा जो बिहार का बेस है वो हमेशा से एग्रीकल्चर ही रहा है, और कभी भी इंडस्ट्री यहाँ बहुत ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर के लिए सबसे उपयुक्त हमारी मिट्टी है, जलवायु है, और हमारा जो लेबर फोर्स है जो आज कहीं और यूटिलाइज हो रहा है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रोसेसिंग में भी कई चीज है जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं। मेरा एक कंपनी का कैटलॉग भी है, आप सबको शेयर करूंगा। हम बारी बारी से आएंगे उस एक एक जी। बिंदु पर, और जी। कुछ रास्ता निकले इस पर आएंगे। और इस बीच हम चाहेंगे कि कृष्ण गोपाल जी, उनसे संबंध थोड़ा कट गया था, वो अपने काम के बारे में थोड़ा सा बताएं। कृष्ण गोपाल जी। जी, मैं विश्वकृष्णा एग्रो एंड डेयरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का को फाउंडर हूं, और 2017 से ये मैं आपकी प्राइवेट कंपनी है? जी, मतलब प्राइवेट आपने बनाया जी, इस कंपनी को? जी। जी, ठीक ठीक ठीक। 2017 से बिहार में हम लोग जड़ी बूटी की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। यदि आप औषधीय फसल को देखेंगे तो उसको हम सभी लोग इंडस्ट्री में सभी लोग कहते हैं इंश्योरेंस क्रॉप है, क्योंकि इसको न चार पैर वाला जानवर बर्बाद करता है, चाहे वो नीलगाय हो, घोड़परास हो, जंगली सुअर हो, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, ये बर्बाद नहीं करता है। यदि आप उसके बाद आदमी का भी किसी काम का नहीं है कि वो काट के चोरी करके अपने घर में रख लेगा। जो थर्ड बेनिफिट है, यदि वो किसान थोड़ा सा स्मार्ट है तो वो यदि अपने नीड के अकॉर्डिंग, जैसे फ्लड इफेक्टेड एरिया है तो उसके अकॉर्डिंग क्रॉप को वो सिलेक्ट करे, ड्रॉट प्रोन एरिया है तो उसके अकॉर्डिंग क्रॉप को सिलेक्ट करे, तो उससे वो फायदा ये होता है कि किसान का जो लॉसेज है वो जीरो हो जाता है, और उसको बाईबैक मार्केट मिला हुआ रहता है कल्टीवेशन से पहले, तो उसको टेंशन भी नहीं रहता है कि किस रेट पे बिकेगा और कौन खरीदेगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है बाजार का है। यदि आप कोई भी फसल उगा लें और आपके पास बाजार नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। और हम लोग बिहार में मार्केट को देखते हुए औषधीय फसल को बढ़ावा दे रहे हैं, और उसमें भी जो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो बागमती के भीतर की जमीन है वो लगभग 14,000 हेक्टेयर जमीन, हेलो, लगभग 14,000 जी, हेक्टेयर जी। जमीन में आपका सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर ब्लॉक को मिला के वो मैं कह रहा हूं, तो उसमें अनकल्टिवेटेड है। 50% तो पिछले 10 साल से अनकल्टिवेटेड है, बाकी का सीजनली वन क्रॉप हो जाता है। यदि आप उस कंप्लीटली लॉस को देखें तो कितना बड़ा ह्यूज लॉस है। सिर्फ बिहार की इकोनॉमी को ही नहीं लॉस है, नेशन की इकोनॉमी को भी लॉस है, और फार्मर का तो 100% लॉस ही है। सिर्फ उसमें सिर्फ क्रॉप को हम शिफ्ट कर दे, उस फील्ड में नागर मोथा लगा दे, बच लगा दे, खस लगा दे, तो बाढ़ से भी छुटकारा मिल गया कि बाढ़ फ्लड में जो लॉसेज होते हैं वो लॉसेज भी कम हो जाएंगे और इनकम भी अच्छा खासा दे जाएगा। तो हम लोग किसान को जरूरत के हिसाब से फसल का चुनाव करते हैं, उनको देते हैं और उनसे खरीद लेते हैं, और सारे प्रोसेस में हम लोग ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना के रखे हुए हैं जो कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मोड में काम होता है, जिसमें किसान को भी लॉसेज नहीं है कि मुझे किस रेट में बिकेगा, मार्केट में फ्लक्चुएशन से भी उनको कोई असर नहीं पड़ता है। क्योंकि औषधीय फसल में क्या है कि आज वो 10 रुपए केजी बिक रहा है, हो सकता है 6 महीना में वो 30 रुपए केजी हो जाए, हो सकता है वो 5 रुपए भी केजी आ जाए, क्योंकि वो तो ऐसा फसल तो है नहीं कि आप कहीं भी ले जाके बेच सकते हैं। पूरे इंडिया में जो मेडिसिन बनाते हैं उनको रिक्वायरमेंट होता है, तो अब जिनको रिक्वायरमेंट होता है उनको इतना भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो उसके डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए हम लोग खेती करवा रहे हैं। और सिर्फ बिहार में ही नहीं, हम लोग उत्तराखंड, एमपी और छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी काम शुरू कर दिए हैं पिछले साल से। बहुत बढ़िया। आगे हम आएंगे, फिर आपसे जुड़ेंगे और कुछ और बातें होंगी। इस बीच मैं फिर से आमंत्रित करूंगा अंजनी कुमार जी से। और सर, आपका तो अध्ययन रहा है, और अभी जो दो युवा उद्यमी ही कहें इनको, जो लगे हुए हैं अपने अपने तरीके से कि किस तरह से थोड़ा डाइवर्सिफाई हो, धान गेहूं चावल से अलग हट के कुछ और किया जाए,
या टिश्यू कल्चर के माध्यम से उन्नत किस्म का केले का जो प्रजाति है उसको कैसे बढ़ावा मिले, इन सब चीज से इतर सर हम आपसे जानना चाहेंगे। आपने लंबा अध्ययन किया है कि पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में और बिहार का एक किसान जिस तक पूंजी का अभाव है ये भी हम जानते हैं, जोत का जो प्रकार है उसके पास टुकड़ा टुकड़ा में खेत है, और अगर फिर उसके रख रखाव का भी दिक्कत है, और कई तरह का सरकार का जो योजना है, मैं खुद जानता हूं कि कई तरह का योजना है, मत्स्य पालन, आप बर्मी कंपोस्ट, कागज पर ज्यादा है सर, शोर ज्यादा है डेयरी के लिए। और आप बात कीजिए तो एक स्प्रे मशीन से लेके और बड़ा बड़ा हार्वेस्टर मशीन तक सरकार सब्सिडी देती है, ट्रैक्टर में देती है, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, ये सब कुछ है। सुनाई सब कुछ पड़ता है, दिखाई कुछ नहीं पड़ता। कहीं कहीं एकाध कृष्ण गोपाल जी जैसे लोग या अनिल कुमार जैसे लोग, तो एक द्वीप जैसा है ये। ओवरऑल पूरे बिहार का कहानी नहीं है कि सभी लोग कर रहे हैं या सब लोग कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक बड़ा कारण से ज्यादा हम लोग आज चर्चा करना चाहेंगे निवारण पर। कैसे एक किसान खड़ा हो सकता है, उसको क्या क्या राइट मिक्स क्या सुनता तो सब कुछ है सर। अब आज अगर आप, जहां तक खेती का सवाल है, एक नींबू का पेड़ लगाएंगे तो वो फलेगा कि नहीं फलेगा, एक आम का पेड़ लगाए इसका रिजल्ट आपको 3 साल बाद मिलता है। तो इस परिस्थिति में मशरूम लें तो कहां से लें, कैसे लगाएं, कहां बेचें, क्या करें नहीं करें, और टुकड़ा टुकड़ा में उसको पता ही नहीं चलता कि हम केवीके में जाएं कि पूसा में जाएं, कहां जाएं। किसान के साथ जहां तक मैं समझता हूं पूंजी से ज्यादा मुश्किल है कि उसके पास सही जानकारी नहीं, कहीं एक आदमी नहीं है, कोई सिंगल विंडो सिस्टम जैसे उद्योग में होता नहीं है कि कहीं हम केवीके में गए तो वहां भी उसको कोई समाधान नहीं मिलता। अरबों अरब रुपया एक ब्लॉक में ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर है, वहां से लेके आप आईसीआर की बात किए, मैं आईसीआर में भी गया हूं, उनके डीजी जो महापात्रा जी थे उनसे भी मिला, उनके बाद एक हाँ, और उनके पहले अय्यप्पन थे उनसे भी मिला। हाँ, अय्यप्पन जी से भी मिला हूँ। लेकिन एक किसान एक उद्यम शुरू करना चाहता है तो उसके रिसोर्स के हिसाब से उसको एक राइट मिक्स उसके लिए क्या यूजफुल होगा ये बताने वाला कोई नहीं है। बैंक का रवैया छोड़ दीजिए, सरकार का रवैया छोड़, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? एक नया उद्यमी है, जैसे अब डेयरी ही करना चाहता है तो वो सरकार सब्सिडी दे देती है, लेकिन वो गाय कहां से खरीदे? गाय का यहाँ कोई मार्केट नहीं है सर, जहां आपको ऑथेंटिक। मैं आप करनाल भी गए, करनाल से भी काम किया, मैं भी डेयरी शुरू करने से पहले वहां करनाल गया था, वहां देखा हूं। अब बिहार में तो सही सीमन तक नहीं मिलता गाय। तो बातें जितना सुनाई पड़ता है उतना दिखाई नहीं पड़ता है। आप इसमें क्या रास्ता बताते हैं, कैसे एक नए किसान को बढ़ना चाहिए? मनोज जी, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है और मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जितना सुनाई पड़ता है उतना दिखाई नहीं पड़ता, और उसके लिए मैं समझूंगा कि हम सारे लोग जिम्मेदार हैं। मतलब हम क्योंकि जो एक व्यवस्था होती है, आप पंचायती राज है या जो भी डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नेंस है, वो इसीलिए है कि नीति तो ऊपर बन गई, हम लोग जैसे रिसर्चर हैं तो हमने कुछ सजेस्ट किया, गवर्नमेंट
50% मानी, 50% नहीं मानी, कुछ पॉलिसी आ गई। पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है, तो जैसे यील्ड गैप होता है क्रॉप में कि लेबोरेटरी में कुछ यील्ड आ रहा है, फील्ड पे कुछ आ रहा है, तो पॉलिसी गैप बहुत भयंकर है। सबसे पहले जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका इंटेंशन कुछ और रहता है, और जो इम्प्लीमेंटर हैं उनमें पहले तो ट्रांसलेशन का ही प्रॉब्लम हो जाता है कि अक्षरशः वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हमको क्या करना है। मैं छोटा एग्जांपल दूंगा कि जैसे बैंकिंग का ही क्रेडिट का ले लीजिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एग्रीकल्चर है, और अभी हाल तक में फिशरीज के लिए इंडस्ट्रियल क्रेडिट लगाता था, जबकि पॉलिसी में नहीं है। पॉलिसी में एग्रीकल्चर का डिफिनीशन में है ये है कि एग्रीकल्चर इंक्लूड्स लाइव स्टॉक, फिशरी, एवरीथिंग। तो ये जो प्रॉब्लम है ग्रास रूट लेवल पे, ये बहुत भयंकर है। इसको हम लोग एक तो समूह बनाए, फार्मर्स का कंस्ट्रक्टिव समूह, ना कि मतलब डिस्ट्रक्टिव समूह, और उससे अवेयरनेस करें। दूसरी बात, जो अभी केवीके की बात कर रहे थे, आईसीआर का, एक्चुअली जो एक्सटेंशन सिस्टम है आप भी जानते होंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर। केवीके की जो संरचना की गई थी वो सिर्फ था कि टेस्टिंग टेक्नोलॉजी का टेस्ट करेगा उस परिवेश में, और उसको रिफाइन करके उस एरिया के लिए रिकमेंड करेगा। लेकिन आज के स्थिति में बहुत कम रिसोर्स के साथ केवीके ही थोड़ा बहुत जो भी कर रहा है, मतलब संतुष्ट पूर्वक तो आप नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी मैं जितना घुमा हूं तो लगता है कि फार्मर फिर भी थोड़ा बहुत जुड़ा है केवीके से, कुछ नॉलेज गेन करता है, कुछ करता है। तो जबकि आपने सही कहा कि अगर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट का बजट एग्रीकल्चर का देखें, तो एक जो दूसरी प्रॉब्लम अब आ गई है कि जो डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन मशीनरी थी, जिसका काम था इंफॉर्मेशन शेयर करना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, अब वो लोग एजेंसी बन गई है सब्सिडी डिसवर्सल का। उनको कि सब्सिडी कितना देना, सब्सिडी डिसवर्सल का बन गया है। दूसरा क्या है, अब थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट अवेयर होकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की ओर जा रही है। जो आपने मशीन की बात की, सब कुछ बात की, ये सब्सिडी में क्या है, गुणवत्ता चली गई, क्योंकि ये कार्टेल हो गया। आपने ट्रैक्टर पे सब्सिडी दे दिया, ट्रैक्टर मशीनरी को, वहां पे वो कार्टेल करके जो फार्मर को सब्सिडी का फायदा होता है वो नहीं हो रहा, क्योंकि प्राइस ही हाई कर दिया है। आपको लग रहा है 50% और 80% सब्सिडी मिल रहा है, लेकिन उन्होंने कार्टेल बना के, मैं बहुत लोगों से इंटरेक्ट करता हूं, उन्होंने कार्टेल बना के उसको हाइक कर दिया है। लेकिन मेरा तो प्रॉब्लम रहेगा, और वे सॉल्यूशन हम ही लोगों को साथ मिलकर ढूंढना पड़ेगा। अब मैं फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं, जब तक सप्लाई ड्रिवन सिस्टम रहेगा, हम लोग एब्यूज करते हैं सिस्टम को। मैं ऐसे ऐसे एनजीओ को, ऐसे ऐसे फैसिलिटेटर को जानता हूं, जिन्होंने जब नेबार्ड का 3 लाख का प्रोविजन था एफपीओ को फैसिलिटेट करने का, 3 साल में 9 लाख रुपया, एक एक आदमी 9 बना लिया एफपीओ, और फार्मर्स को पता भी नहीं है कि वो एफपीओ का मेंबर है। तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको अवेयरनेस, सेंसिटाइजेशन फार्मर्स के लेवल पे करना पड़ेगा। जब तक फार्मर्स खुद सेंसिटाइज नहीं होगा, खुद एम्पावर नहीं होगा, तब तक हम लोग उसको ये नहीं कर सकते हैं। और मोटे तौर पे अगर ऊपरी पे देखें, बिहार एग्रीकल्चर को सेल्फ रिलायंट कैसे बना सकते हैं, सबसे पहला जो मेरे हिसाब से आता है कि यील्ड गैप को ब्रिज करना। अब यील्ड गैप को ब्रिज करने के लिए जैसे टिश्यू कल्चर और तमाम तरह की टेक्नोलॉजी है। अभी भी जो लेबोरेटरी में यील्ड है, जो रिसर्च फील्ड पे यील्ड है, और जो फार्मर्स के फील्ड में देयर इज अ वाइड गैप, बहुत गैप है। तो उसको कम करना है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, रिसोर्स के माध्यम से। दूसरा डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन की जब बात करते हैं तो हमको सोचना पड़ेगा कि राइस और व्हीट वाला इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, उसके लिए दूसरे टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जैसे इन्होंने मेडिसिनल प्लांट की बात की, तो वो राइस व्हीट के सिस्टम से काम नहीं करेगा, दूसरे सिस्टम से काम करेगा, दाल के हिसाब से काम नहीं करेगा। तो टेलर मेड और एग्रो क्लाइमेटिक माइक्रो एनवायरनमेंट को देखते हुए उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर का एक और बात है कि इलास्टिसिटी लिमिटेड होती है। अगर किसी चीज का बहुत प्रोडक्शन करेंगे तो प्राइस क्रैश हो जाएगा, क्योंकि पेट का एक लिमिटेशन है। तो एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, कंज्यूमर लग्जरी गुड्स नहीं है।
तो इसको देखना पड़ेगा हमेशा और डिमांड का होरिजन बढ़ाना पड़ेगा, नॉट बिहार, पूरे इंडिया, इंडिया भी नहीं, इंडिया के बाहर। तो उन सब चीजों को, और उसके लिए क्या है कि फार्मर्स को किसी तरह से मार्केट से लिंक करना पड़ेगा, जो सप्लाई चेन है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। जैसे कृष्ण गोपाल, मुझे बहुत खुशी हुई कृष्ण गोपाल और अनिल जी दोनों का इनिशिएटिव सुन के। तो अगर डायरेक्ट फार्मर से कर रहे हैं तो ये भी सेव कर रहे हैं अपना बहुत सारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और फार्मर्स भी बेनिफिट हो रहा है क्योंकि आप चैन को स्क्वीज कर दे रहे हैं। तो इस तरह का इनिशिएटिव्स बहुत ज्यादा, और मुझे खुशी है, मैं कई एग्रीकल्चर जो आजकल स्टार्टअप्स हैं, मैं कई कमिटियों में बैठता हूं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रेसिवली प्रमोट कर रही है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं वहां पे भी टेंडेंसी, एक ही एग्री स्टार्टअप कई जगह से सिफन ऑफ करते हैं फंड्स को। मतलब ये पता नहीं हमारा कल्चर हो गया है, हमारा डीएनए हो गया है कि हम फेयरनेस को थोड़ा हमेशा शॉर्ट टर्म में मतलब कंप्रोमाइज कर देते हैं। मैं ज्यादा इससे नहीं बोलना चाहता हूं। दूसरा, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रेंथेन करना पड़ेगा, चाहे वो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी का इंस्टीट्यूशन हो, क्रेडिट का इंस्टीट्यूशन हो। पर अब आप सरकार की ओर से अगर देखें, मैं एडवोकेसी नहीं कर रहा हूं, कि भाई आपको पंचायती राज का क्या कंसेप्ट है कि गांव में आपका मुखिया होगा, गांव में आपके प्रतिनिधि होंगे, और इसका यही मतलब था कि गांव के लोगों पे पीयर प्रेशर होगा तो कम से कम करप्शन होगा। लेकिन बाकी जगह भी है, और हमारे बिहार में एक जो मुझे लगता है कि हमने करप्शन को सोशल एक्सेप्टेबिलिटी दे दिया है। हम ये मानते हैं कि मुखिया बना है तो उसका राइट है कुछ कमाने का, अगर पीडीएस का डीलर बना है तो उसका राइट है कुछ कमाने का। तो इस मानसिकता से उभरना होगा। तो यही कुछ चीजें थी, और मैं और भी बात में हाँ, बहुत महत्वपूर्ण सलाह। और मुझे भी लगता है कि जहाँ तक खेती का सवाल है, खेती में अन्य परेशानी आपने बहुत सही इशारा किया कि जब तक कुछ लोग अकेले खेती नहीं हो सकती है, ये कोऑपरेटिव का चीज है, पहले भी होता था। हाँ, लेकिन साथ ही साथ ये बिहार के प्रकृति में सूट नहीं करता सर। आपका जो जितना बड़ा सहकारी संस्थान हुआ, आप बिस्को मान ले लीजिए, सहकारी बैंक जो था हमारा, लैंड मॉर्गेज बैंक था, ये हमारी प्रवृत्ति नहीं है कि हम मिलके काम करें। और सरकार भी इसमें क्या कि पहले जो एनजीओ बनते थे 150-200 रुपया में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता था, 300 रुपया में, वो कहने के लिए 300 रुपया का चालान कटा के हम भी बैठे हुए हैं, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। अब तो उसका कीमत भी बढ़ा दी। तो जब आप इस तरह से उसको रोकते हैं, एक तो किसान को इकट्ठा करना और साझा एक कॉमन गोल के लिए, कॉमन काम के लिए सबको एक साथ लाना, वो मेरे यहाँ जो बंगला चौपाल का प्रवृत्ति था, हरियाणा में अभी भी है, पंजाब में है, लेकिन यहाँ खत्म हो गया। और जो ज्वाइंट फैमिली का भी कंसेप्ट था वो बहुत तेजी से टूटा है। और जोत का घर मकान परिवार टूटने के साथ साथ, आंगन में दीवार होने के साथ साथ, खेत में भी मेर ज्यादा हो गया है। तो आप छोटे जगह में बड़ा चीज नहीं कर सकते। एक आदमी जो डेयरी भी चलाना चाहता है, डेयरी से जो गोबर होता है उसको भी कुछ करना चाहता है, साथ ही साथ बायोफ्लॉक्स मछली भी करना चाहता है, ये तालाब करना चाहता है, थोड़ा मशरूम भी करना चाहता है, उसके लिए उसके पास लैंड साइज नहीं है। और अगर है तो आप लखीसराय से आते हैं तो जानते हैं, जो अपने यहाँ टाल का इलाका है, 14 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर में हम लोग का खेत रहता है, मैं घुमा भी हूं टाल काफी। जी, वो सुरक्षा का भी माहौल है। लेकिन इसी बीच मुझे खुशी है कि अनिल जी जैसे और कृष्ण गोपाल, चाहे जिस तरह से भी हो, ये आगे बढ़े हैं और इनके साथ लोग जुड़े। तो गोपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो हम लोग का जो खेती का तरीका रहा है बिहार के अंदर या देश के अंदर, वो तेजी से बदला है, ये बात सही है, लेकिन आज भी पुरानी आदत गई नहीं है। अमूमन एक किसान अपने जरूरत के हिसाब से चीज बोता है, जिसको वो फर्स्ट कंज्यूमर वो स्वयं है। अगर सब्जी लगाते हैं, दाल लगाते हैं, चावल लगाते हैं, तो एक बड़ा कंज्यूमर तो वो स्वयं होता है। और कुछ दिन पहले तक तो ये एक बार्टर सिस्टम था
कि हम जो अनाज उत्पादन करते थे वो और जरूरत का चीज जो पूरा करता था नाई को दे देते थे, ब्राह्मण को दे देते थे, और वो बदले में मेरा बाल काट देता था, धोबी को देते थे वो कपड़ा धो देता था, कुम्हार को दे देते थे बर्तन दे देता था, अनाज ही देते थे सब। अब उल्टा हो गया, अनाज पहले हम बेचते हैं, व्यापारी के हैं, और उससे पैसा लेके तब उसका सर्विस हम अवेल करते हैं, और वो भी हमसे पैसा लेके फिर अनाज खरीदता है जो कि एक बढ़े हुए कीमत पर खरीदता है। अब सरकार दूसरे रूप से जा रही है नए दौर में, नए संदर्भ में कैशलेस इकोनॉमी की ओर। वो पहले कैशलेस इकोनॉमी था। गोपाल जी, मैं कहना ये चाह रहा हूं, और आप दर्शक, आप जो ये अचानक से कोई भी किसान अपने पूरे खेत में वो पहले अपने जरूरत के हिसाब से अपने खाने का जो चीज है वो धान थोड़ा सा लगाएगा ही। ऐसा नहीं है टेंडेंसी कि पूरे खेत में वो मेडिसिनल प्लांट लगा दे और उसके पैसा से चावल खरीद के खाए, ऐसा नहीं है। हम अपने मक्का भी थोड़ा लगाएंगे, थोड़ा दाल लगाएंगे, थोड़ा ये लगाएंगे, थोड़ा ये लगाएंगे, थोड़ा सब्जी भी लगाएंगे। मतलब अपना जो मेरा रिक्वायरमेंट, किसान है मतलब उसके पास खाने पीने के जो चीज है, दूध उसका घर का होना चाहिए। तो ये इस चीज को तोड़ के कि आप अपने खेत में केवल मेडिसिनल प्लांट लगा दें, उस ओर आप इशारा कर रहे हैं, या जो कर रहे हैं उसके साथ करें। इसको कैसे करें? मान लीजिए हम एलोवेरा लगाए तो कैसे लगाएं, और उसको फिर खरीदेगा कौन, कैसे खरीदेगा? फिर हमको एक कंपनी खोजना पड़ेगा जो एलोवेरा खरीदता हो, और अगर उससे मामला कुछ बिगड़ गया तो उसके अलावा तो मेरे खेत में कुछ है नहीं दूसरा। तो ये पूरा कंसेप्ट हमको समझाइए कि आखिर आप बिहार के किसानों को बताना क्या चाहते हैं, कि बाकी खेती करते हुए एक छोटे से प्लॉट में इसको कर लें या इसको एक कॉमर्शियल बेस पर करें, क्या करना है? इसमें जो हम लोग काम करते हैं, 2-3 तरीके से काम करते हैं। एक जो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, जिस जमीन पे आपका पानी लगता है, जो लो लैंड एरिया है, जहां पर किसान के लिए घाटे का सौदा ज्यादा हो जाता है कि बारिश अधिक हो गई तो धान भी रिटर्न नहीं आ पाता है। दूसरा एरिया ऐसा जहां पर सूखा पड़ जाता है, क्योंकि सूखा पड़ गया। तीसरा जगह वैसा जहां पे जंगली जानवर का प्रकोप ज्यादा होता है, क्योंकि ये 3 किसान के ऐसे दुश्मन है कि आप चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग किसान को कहते हैं कि जिस जमीन पे पानी लग जाता है तो उस जमीन पे ऐसे फसल की खेती करें कि जिससे आपको रिटर्न आ जाए। जैसे बांध के भीतर की जमीन है या टाल की ही जमीन की बात करें तो एक लंबे समय तक पानी लगा हुआ रहता है, और उसमें किसान एक ही फसल ले पाता है, उसके बाद वो छोड़ देता है। यदि एक फसल भी देखे तो किसान के लिए वो भी घाटे का सौदा है, वो फायदे का सौदा है नहीं। तो हमने कहा कि हम लोग जो कर रहे हैं कि नहीं, आप ऐसे फसल का चुनाव करें जो पानी में भी बर्दाश्त कर जाता है और रिटर्न भी आपको अच्छा दे दे। अब नागर मोथा ही ले लीजिए। जैसे धान के खेत में पहले मोथा हुआ करते थे, तो बुखार लगता था तो मोथा उखाड़ के खा लिया करते थे दवा के रूप में। अब उसको कमर्शियल लेवल पे आप बांध के भीतर कर रहे हैं, जिस जमीन खेत में आपका 4 महीना 5 महीना पानी लगा हुआ रहता है, तो नागर मोथा तो आपको रिटर्न दे रहा है। यदि 1 एकड़ में 7 किलो तेल दे रहा है, नागर मोथा के जड़ से तेल निकल रहा है, यदि वो आपका 15,000 रुपए भी केजी बिका तो आपको तो अच्छा रिटर्न दे दिया 6 महीने के भीतर में, पानी लगे हुए खेत में। ये तो हो गया कि जहां बाढ़ है। अब सूखाग्रस्त एरिया में जहां पर आपको सिर्फ रेन फेड में ही पूरा कल्टीवेशन होता है, अब उस जगह आप बारिश नहीं हुई तो आपकी फसल चौपट, बारिश हुई तो आपकी फसल लगी। तो ऐसे फसल का चुनाव कि जो बारिश में न भी हो तो सरवाइव कर जाए। तीसरा, ऐसे फसल जो जंगली जानवर उसको ना खाते हो। तो कुछ फसलें ऐसे हैं जैसे कि बाढ़ग्रस्त लोलैंड के लिए बच, नागर मोथा, खस हो गया, जो ड्रॉट प्रोन एरिया के लिए, और जहां जंगली जानवर का प्रकोप है वहां लेमन ग्रास लगा दीजिए, पामा रोजा लगाए, मेंथा, तुलसी। तो ये सब एरोमेटिक क्रॉप है जिससे तेल निकलता है। तो इस तरह की फसल आप लगा दे तो किसान का जो लॉसेज है उसको कवर अप कर देता है। जो प्लेन है, जो हाई लैंड है, जहां पर किसान
और भी फसलों का खेती करते हैं। हम लोग किसान को ये नहीं कहते हैं कि नहीं आप सिर्फ और सिर्फ इसी को ही आप लगाएं। आप खाने के लिए, सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, आप यदि मवेशी रखे हैं तो मवेशी के भी खाने के लिए आप इतना अपने खेत में उपजा ले, बाकी बचे हुए जमीन में आप औषधीय फसल बाकी लगा ले, बचे जो हाँ, बहुत बड़े। तो उसमें आपका हाँ। कवर अप हो जाता है। और सेकंड चीज तो है जो हम लोग आपकी कंपनी मतलब अगर कोई किसान लगाना चाहे नागर मोथा या लेमन ग्रास या कुछ, तो उसको क्या सीड प्रोवाइड करती है? कहानी तो नहीं, शुरू वहीं से होगा। हाँ, जैसे हम लोग का फर्स्ट जो स्टेप होता है वो फार्मर का नीड असेसमेंट हम लोग करते हैं कि किसान की जरूरत क्या है। क्योंकि कितनी बार है यूट्यूब देख लेना, अलग अलग जगह से बता देना कि हाँ इसका ये रेट मिल रहा है, उसका वो रेट मिल रहा है, तो उस पे किसान चला जाता है। वस्तुतः मार्केट बाजार की क्या स्थिति है वो किसान को नहीं पता होता है। तो हम लोग फर्स्ट जो करते हैं फार्मर नीड असेसमेंट करते हैं कि फार्मर की नीड क्या है। उसके बाद लैंड का नीड क्या है, क्योंकि किसान कह रहा है कि मुझे लेमन ग्रास लगाना है लेकिन उसका लो लैंड है, वो लगाएगा पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो फिर लैंड का असेसमेंट करते हैं कि लैंड का पर्टिकुलर नीड क्या है। उसके बाद क्रॉप, क्योंकि पहले हम जब बिहार में आए थे तो प्लांटिंग मटेरियल हम लोग खुद दिया करते थे अपने पैसे से, लेकिन कुछ ऐसे क्योंकि हर चीजें के दो पहलू होते हैं, अच्छे भी होते हैं खराब भी होते हैं। तो हमने कहा कि नहीं, जो बीज का कॉस्ट है उसको सब्सिडाइज किया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी ना हो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब है कि आपको बर्बाद कर देंगे लोग। तो हमने एक सब्सिडाइज किया कॉस्ट, क्योंकि इनपुट कॉस्ट को हम लोग कंट्रोल करते हैं, क्योंकि मार्केट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो आप हमारा इनपुट कॉस्ट है, चाहे वो हम समझ गए, कुछ चार्ज मतलब चार्ज लेके ही आप मीटिंग में हो सीड रहा हूँ, बाद प्रोवाइड में करते करता हैं। हूँ। जी, और सीड उसको प्रोवाइड करते हैं। और उसका जब फसल तैयार हो गए तो आप नहीं, उसको उसमें खरीदते सीड हैं। के साथ साथ हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं किसान को, क्योंकि हर समय हम लोग स्पून फीडिंग पे वो बिलीव हो नहीं गया, करते हैं। नहीं और ठीक है। उसके आप जी ट्रेनिंग देने के बाद उसका जब फसल तैयार हो गया तो वो वापस आप लेते हैं। हाँ, हम वापस खरीद लेते हैं, और जो जी कीमत है वो खेती करने से पहले ही तय हो जाती है कि हाँ आपका कितना समझ भी गए। खराब होगा, इससे कम रेट में हम नहीं खरीदेंगे। तो किसान का एक सेफ्टी नेट हो गया कि हाँ भाई मेरा खेत का लागत एक प्रति केजी लागत 10 रुपया आ रहा है, मुझे 12 रुपया मिल रहा है, तो मेरी जो लागत है वो निकल रहा है। अब 12 रुपया अभी से ऊपर अभी 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 जो मेडिसिनल प्लांट है, ऐसा तो नहीं कि सारे का सारे का चीज आप सपोर्ट करते हैं। अभी आपके मिक्स में क्या क्या है, मतलब अभी हम क्या क्या आप मदद कर सकते हैं? जैसे लेमन ग्रास में हम लोग हेल्प कर रहे हैं अभी। लेमन लेमन ग्रास, ग्रास। पामा रोजा हो गया, वेटिवर हो गया, तुलसी हो गया, गिलोई हो गया, आपका मुकाना जो केवाच कौच लोग कहते हैं, हल्दी हो गया। क्योंकि हल्दी, और आपको एक और चीज में जो हमारे यहाँ के किसान इस चीज को नहीं करते हैं, और मैं सभी किसानों से कहता हूँ कि इस चीज, हल्दी का जड़ निकालने के साथ साथ हल्दी के पत्ते का भी तेल निकलता है। प्रति एकड़ 30 से 40 केजी आ जाता है मार्केट में। यदि वो किसान उसका वैल्यू एडिशन कर दे, क्योंकि किसान काट के फेंक देता है, मेर पे रख देता है, यदि उसका वैल्यू एडिशन किसान कर दे, तेल निकाल दे, तो उसको तो एक एडिशनल इनकम मिल गया। और एडिशनल इनकम, क्योंकि आप उसको एडिशनल इनकम करने के साथ तभी आप उसका इनकम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि उसके जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे हल्दी के, चाहे वो जड़ हो, चाहे ऊपर का स्टेम, यदि आप उसका तेल निकाले तो किसान को यदि 2 रुपया भी मिला तो 2 रुपया तो अधिक एक्स्ट्रा मिला। तो आप इस बहुत तरीके अच्छे, से इनकम बढ़ा सकते हैं, और हम लोग यही तरीका कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप आएंगे आगे चर्चा में, फिर दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। और जल्दी से मैं चाहता हूं अनिल जी से कि आप जो टिश्यू कल्चर करते हैं, मोस्टली जो अभी आपने बताया केला में, क्या वह और चीज में, जैसे अड़हुल का कई वैरायटी हम लोग देखते हैं, गुलाब में, मतलब फूल पत्ती में, तो आप क्या सपोर्ट दे सकते हैं? अगर कोई आपसे जुड़े तो आप उसको, मतलब जो टिश्यू कल्चर में पौधा तैयार करते हैं वो उसको दे सकते हैं, या उसको टिश्यू कल्चर कैसे करे इसमें भी ट्रेनिंग दे सकते हैं? नहीं, क्या हम करती लोग है भी आपकी को? अभी हम लोग टिश्यू कल्चर में जो बनाना की आप बात करते हैं, थोड़ा समय लूंगा।
तो सिर्फ बनाना जो ऑल ओवर इंडिया पॉपुलर है जीनन वैरायटी वही नहीं कर रहा हूँ मैं। अपने बनाना जो बिहार का पॉपुलर है, मालभोग, बतीसा, बरहरी, अल्पान, जो हमारा बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छा है, हम उसका पहला बार टिश्यू कल्चर की और किसानों को प्रेरित करके लगाए हैं। हम अपने एक बड़ा सा मेरा प्रोजेक्ट है टिश्यू कल्चर के अलावा, जहां पर हम डेमो में सभी पौधा को लगाए हैं। लगभग 80 वेराइटीज का फ्रूट्स और ये हमने लगाया है। और मैं किसान को ले जाके वहां ट्रेन करता हूँ, बताता हूँ कि कैसे आप चाहे चीकू का फल कर सकते हैं, पोमीग्रेनेट का, सबका मैं टिश्यू कल्चर करता हूँ। केला के अलावा टिश्यू कल्चर में करता हूँ सीडलेस लेमन का। बिहार का पहला हम है जो सीडलेस लेमन कर रहे हैं। और खास करके बेगूसराय में, सीतामढ़ी में एक एक किसान काफी लगाया, मतलब 100 एकड़ प्लस में मैंने खेती करा चुका हूँ सीडलेस लेमन का। उसके अलावा हमारे पास में सुपर भभुआ पोमीग्रेनेट है, अनार। देखिए बिहार में काफी अनार आता है पुणे से मार्केट में, और बिहार में टिश्यू कल्चर के द्वारा जो पौधा बनाया जाता है उससे आप बिहार को फीड कर सकते हैं। बिहार को डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा महाराष्ट्र में कि आप महाराष्ट्र से अनार मंगाएं। बिहार की मिट्टी में वो मैं समझ गया सर जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि कोई किसान अगर आपसे जुड़े जी तो आप उसको टिश्यू कल्चर जो आप करते हैं और जो आपका वैरायटी है, चाहे अनार का हो या सीडलेस लेमन का हो, तो उसको पौधा प्रोवाइड करते हैं कि वो खुद कैसे टिश्यू कल्चर करे, ये जानकारी भी बताते हैं। नहीं, वो पौधा प्रोवाइड कराते हैं। टिश्यू कल्चर लैब एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं, बड़ा प्रोजेक्ट है। किसान के लिए संभव नहीं है कि किसान टिश्यू कल्चर लैब से पौधा बना सके, संभव नहीं है। क्योंकि आप कभी आएंगे, मुझे अवसर मिले कि कभी आप टिश्यू कल्चर लैब, हम जरूर आएंगे आपके साथ। और अभी तो ये परिचर्चा हम शुरू किए, जैसे कुछ लोग जो बायोफ्लॉक्स में काम कर रहे हैं और चीज में काम कर रहे हैं, खास और साथ ही साथ सरकार के जो अधिकारी हैं जिन पर ये दायित्व है कि वो नीतियां बनाए, उसको इम्प्लीमेंट करें, उन सब लोग से को जोड़ना है। आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर बिहार की जो परिकल्पना है उसका रास्ता आप ही लोग से निकलेगा, अलग अलग फील्ड में जो है। तो इकट्ठा करने का ये एक मंच है। आप मेरे जो भी दर्शक है, जो भी श्रोता हैं, आज आपको देखे सुने और वो आपसे जुड़ेंगे, आपसे मैं ही नहीं और लोग भी जुड़ेंगे। इसीलिए आज मैं एक दूसरे तरह से इस चर्चा को लिया हूं कि आप स्वयं से अपना परिचय दें, अपने काम का परिचय दें, और लोग को जब समझ में आएगा कि नहीं ये लाभ का चीज है। जैसे हम नर्सरी लगा सकते हैं अपने हैं, तो आप हमको पौधा देंगे जी, टिश्यू कल्चर का पौधा देंगे, तो आपके पास लोग जाए और या आप उसको वहां पहुंचाएं। ये दो ही चीज हो सकता है। जैसे उनका जो प्रोजेक्ट है अनिल जी का, गोपाल जी का, कृष्ण गोपाल जी का, तो उसमें भी जब तक जानकारी लोगों को नहीं होगा, इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा, और एक अकेला आदमी कहां कहां जानकारी दे। सरकार आपका और जी, आप क्या मदद कर सकते हैं? एक नया कोई इंटरप्रेन्योर है। हाँ। आप जैसे एक क्वेश्चन किए थे ओरहुल का मेरे पास 22 वैरायटी का है। हमको लगता है इतना कलेक्शन शायद किसी के पास हो। 22 वैरायटी का ओरहुल का हमारे पास में है, और वो बिल्कुल गुलाब की तरह बड़ा साइज होता है। चलिए इसको इस तरह से इस सवाल को लेते हैं दूसरे तरीके से। मैं मोकामा में एक नर्सरी करना चाहता हूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ जो डेवलप किए हुए टिश्यू कल्चर के पौधे हैं, तो उसमें आप क्या क्या पौधा दे सकते हैं? जैसे हमारे पास में टिश्यू कल्चर का है, बनाने में 6 वैरायटी है। हमारे पास में पोमीग्रेनेट है, हमारे पास में सीडलेस लेमन है, हमारे पास में R1 गन्ना है जो प्रीमियर वैरायटी बिहार सरकार ने घोषित किया है। उसके अलावा हम आपको इसमें वेजिटेबल्स में सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग बिहार को परवल जो है वो टिश्यू कल्चर में होना चाहिए। क्या है, एक मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि परवल को अगर पॉली हाउस में फ्रॉम सितंबर टू मार्च किया जाए तो किसान को 4 गुना पैसा मिलता है।
और बिहार सरकार पॉली हाउस में 50% 70% सब्सिडी देती है। क्या करना है कि थोड़ा ट्विस्ट करना पड़ेगा मार्केटिंग को भी और थोड़ा हमारे प्रोडक्शन को भी। परवल आपको अक्टूबर टू मार्च हॉट केक होता है, उसका टिश्यू कल्चर हम दे सकते हैं पौधा इसमें परवल का। उसके अलावा हम फ्लावर्स में काफी वैरायटी करते हैं जो बिहार में एक भी नहीं बेचते हैं, सारा पूरे हिंदुस्तान में बेचता हूँ, पुणे, महाराष्ट्र, कर्नाटका। मैं अपने प्रोडक्ट्स का 80% बाहर के स्टेट में बेच रहा हूँ और 20% बिहार में बेच रहा हूँ। आपको मैं ये बनाता हूँ, टिक बनाता हूँ, उसका 90% सेल मेरा बेंगलोर और बेंगलोर और तमिलनाडु में है, हमारा वहां मार्केट है। लेकिन बिहार में हम नहीं बेच पाते क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, किसान उसको नहीं समझ रहे हैं। दूसरा चीज हम बता रहे हैं आपको, जैसे हम लोग टिश्यू कल्चर में हम लोग मेडिसिनल प्लांट भी करना चाह रहे हैं। जैसे हमने अभी अपना राजेंद्र सोनिया एक वैरायटी है हल्दी का जो बहुत ही शानदार है। लौंका डांग के बाद सबसे अच्छा वैरायटी हिंदुस्तान में है जिसमें करकुमिन का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। उसका मैंने टिश्यू कल्चर किया है लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, इसलिए मैं उसको अभी नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि किसान वो उतना कॉस्ट बियर नहीं कर सकता है। फ्लावर्स में मैं जरबेरा करता हूँ, फिलोडेंड्रम करता हूँ, एलोकेसिया करता हूँ, पोंटेसिया करता हूँ, क्रिसैंथेमम करता हूँ। एटलीस्ट हमारा टिश्यू कल्चर में 32 प्रोडक्ट्स है जिसको मैं टिश्यू कल्चर करके बाहर के स्टेट को फीड कर रहा हूँ। जी सर, बहुत बढ़िया। अब मैं अंजनी कुमार जी से जानना चाहूंगा कंक्लूडिंग रिमार्क। आपने सारी चर्चाएं सुनी सर, और आपका संदेश क्या है? अगर मैं इस तरह से सवाल को रखूं कि बिहार के लोगों के लिए, किसानों के लिए, और साथ ही आप बहुत सारे जो रिकमेंडेशन की बात की, खोज की बात की, ना सिर्फ अपनी एकेडमिक सर्किल में जो बिहार को महसूस किया जा रहा है, आप जहां रिसर्च करते हैं वहां और लोग होंगे, उनकी भी फाइंडिंग होगी, उन सारे का रिप्रेजेंटेटिव मानते हुए मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आप बिहार के किसानों को क्या कहना चाहते हैं और सरकार से क्या कहना चाहते हैं कि हम लोग जो अभी मार्च फॉरवर्ड करें, आगे बढ़ें, तो उसमें क्या करने की जरूरत है? जी धन्यवाद। मैं जैसा कि बताया, मेरा जो रिसर्च है, अनुसंधान है मेरा, और या हमारे से जैसे जुड़े लोग जो हमारी संस्था से हैं, तो उनका ज्यादा नीति पे है, कृषि नीति पे, कि नीतियां कैसी हो, तो वो सरकार के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और किसानों के लिए भी थोड़ा है। तो सरकारी में अब जो है सिचुएशन, नीतियों की उतनी कमी नहीं है जितना क्रियान्वयन की कमी है। जैसे आपने भी कहा कि सुनाई ज्यादा देता, दिखाई कम पड़ता है। तो सबसे पहले नीतियों को ठीक करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हमको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज जो है, हमको अभी भी अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। मैं सब्सिडी की बात नहीं करता हूँ, इन्वेस्टमेंट से मतलब है कि कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए, अच्छे रूरल रोड्स तो थोड़ा बने हैं। मार्केट डेंसिटी बिहार में है ही नहीं, समझिए। अगर आप ढंग का कोई मार्केट खोजें जहां पे किसान जाए और खुद बेचे या डिफरेंट लोग आए, तो मार्केट है ही नहीं। हमने एपीएमसी को बिहार में खत्म किया, लेकिन उसके जगह पे हम ऐसी कंड्यूसिव पॉलिसी नहीं बना पाए जो प्राइवेट सेक्टर अट्रैक्ट हो। हमें किसी से बैर नहीं रखना चाहिए, कॉर्पोरेट भी आए उसके साथ भी इंटीग्रेट करके, हमें तो इतना मजबूत होना चाहिए कि हम कैसे हार्नेस करें इंटीग्रेशन से। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, और राज्य सरकार की ओर से भी जरूरी है और केंद्र सरकार की ओर से भी जरूरी है। और यहाँ की जो पोटेंशियल में कोई कमी नहीं है, बिहार के पोटेंशियल में कोई कमी नहीं है। जहाँ अनिल जी जैसे और कृष्ण गोपाल जी जैसे और कई लोग, आज मैं एक सुधांशु जी का यूट्यूब पे देख रहा था, तो ऐसे बहुत सारे उद्यमी लोग हैं, तो कमी नहीं है। सरकार को फिक्स करना पड़ेगा। जैसे प्रोक्योरमेंट, ये अभी मार्च चल रहा है, बिहार में कितना प्रोक्योरमेंट हो रहा है? राइस का देख लीजिए, व्हीट का तो 0 है, राइस का नेग्लिजिबल है। तो क्यों नहीं हो रहा है, जबकि सिस्टम है?
तो इन चीजों को सरकार को फिक्स करना पड़ेगा, नीति बनानी पड़ेगी और कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, हमको उस मेंटलिटी से बाहर निकलना पड़ेगा कि एवरीथिंग आउटसाइड इज बैड, एवरीथिंग प्राइवेट सेक्टर इज बैड, रिलायंस की एंट्री नहीं दो, उसकी एंट्री नहीं दो। हमें सशक्त, भाई रेगुलेशन ऐसा बनाइए कि हमारे फार्मर्स एक्सप्लॉइट ना हो, लेकिन उनको मरहूम ने, मैं आपने जब कहा था कि हमारे यहाँ प्रवृत्ति नहीं है समूह में काम, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब बिहार लॉलेसनेस की स्थिति में थी, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, जो 1990 से 2005 का समय था, केओस था, लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं थी। उस टाइम भी सुधा सरवाइव कर रहा था। सुधा एक ऑर्गेनाइजेशन जो कोऑपरेटिव मिल्क कोऑपरेटिव है, इन स्पाइट ऑफ ऑल इट वीकनेस, इस सर्वाइव कर रहा था। तो अगर बढ़िया इंस्टीट्यूशनल मिक्स हम बनाएं और बढ़िया सी पॉलिसी लाएं तो इंस्टीट्यूशन सरवाइव कर सकता है। और किसानों को जो मेरा संदेश होगा कि वहम और दिग्भ्रम में नहीं जाएं, अवेयरनेस की बात करें, मिलजुल के काम, क्योंकि कलेक्टिव जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग है और जो होल्डिंग साइज है, दोनों चीजें, एक तो साइज ऑफ होल्डिंग बहुत है और दूसरा स्केटर है। मेरे पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है, 25 जगह है, तो हम क्या कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे? तो आपको जब तक इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को इवॉल्व नहीं होने देंगे तब तक हम किसी का भला नहीं हो सकता। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि सिर्फ बिहार का सॉल्यूशन एग्रीकल्चर में नहीं है। माने एग्रीकल्चर इंजन हो सकता है, लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर से नहीं होता। यहाँ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हिच शुड बी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, उस पे बहुत फोकस, एग्रो इंडस्ट्री। आपको पार्ट टाइम फार्मर होना पड़ेगा कि आप फार्म भी कर रहे हैं, कुछ और भी काम कर रहे हैं, दूसरे काम भी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो जोत है पर इकाई 0.6 हेक्टेयर, कितना भी आप एफिशिएंट एग्रीकल्चर को बना लें, आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, आप अपने घर का खर्च नहीं चला सकते। तो वो जो हाउस होल्ड इनकम, एग्रीकल्चर कैन बी एफिशिएंट बट कैन नॉट बी सफिशिएंट। तो उसके लिए हमको इंटीग्रेशन और रूरल अर्बन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इस पे इंफेसिस देना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी फिक्स, ये हमारा संदेश है सरकार के लिए भी और किसानों के लिए भी। धन्यवाद। जी जी, बहुत। अब जाते जाते एक कंक्लूडिंग रिमार्क हम कृष्ण गोपाल जी से चाहेंगे कि आप जो ये काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार के तरफ से कुछ इसमें किया जाना चाहिए या करने की आवश्यकता है, या सब कुछ ठीक ठाक है? कृष्ण गोपाल जी। यदि बिहार के प्रवेश में कहें तो यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ भी ठीक है, मतलब आप कुछ एक दो चीज ऐसा जो ये हमारी बात सरकार तक भी जाती है, तो आप उसको क्या कहना चाहते हैं? मतलब क्या कर सकती है आपके लिए इस दिशा में, मेडिसिनल प्लांट का बिहार में खेती का प्रसार हो? इसमें 2-3 चीज हम देखें तो बिहार में नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, हर साल फंड आता है बिहार के लिए। बिहार में कैसा सिस्टम ये है बोर्ड जो है ये कहाँ है? मेडिसिनल प्लांट बोर्ड दिल्ली बोर्ड है, दिल्ली इसका हेडक्वार्टर हुआ। और तो हर स्टेट मतलब में स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड होते हैं। स्टेट वाला कहाँ है? हाँ, स्टेट वाला पटना में है। जो आपका बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में होना चाहिए था वो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर में है, क्योंकि अब डॉक्टर से आप पूछेंगे प्लांट का नाम तो नहीं बता पाएंगे ना, फॉरेस्ट वाले बता पाएंगे अच्छे से कि कौन सा प्लांट है, किसका क्या यूज है। तो जो भी वही हम जानना चाह रहे थे। ये एक बात हुई ना आपकी, मतलब इस तरह से कि ये इस बोर्ड ये फॉरेस्ट में करे, ये एक बात हुई। जैसे सर का कुछ बात निकल के आया ना कि ये समूह बनाने की जरूरत है, और सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। 2 ऑप्शन है, एक एफपीओ का कॉन्सेप्ट जो नया मोदी जी लाए हैं, और एक पहले अपने यहाँ चला आ रहा था कि एक आप एनजीओ बना लें, रजिस्ट्रेशन करा लें, तो उस तरह से। तो ये एक सजेशन हुआ सरकार को कि नहीं, अगर किसान इकट्ठा आ रहे हैं तो उनके बीच में जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कोई काम करता है तो उसमें पार्टनरशिप डीड होता है, क्या किसानों के बीच एक पार्टनरशिप डीड जैसा कोई व्यवस्था हो सकता है? ये इनका रिमार्क था। उसी तरह से आपका हुआ कि ये इस विभाग को जो बोर्ड है, मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है,
इसको हेल्थ डिपार्टमेंट में नहीं होके वन विभाग में होना चाहिए। इस तरह से जी। अब इनसे अनिल जी से आप सर क्या चाहेंगे? आप सरकार से एक दो चीज में क्या चाहेंगे? देखिए, जब तक टेक्नोलॉजी को क्लस्टर बेस्ड नहीं बनाया जाएगा तब तक टेक्नोलॉजी का एडवांटेज नहीं पता चलेगा। गवर्नमेंट को एक अगर जैसे एक पॉलिसी बनता है कि पॉली हाउस है या बहुत सारे चीज पॉलिसी है, अच्छे पॉलिसीज हैं, ऐसी बात नहीं है, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, ये सब बहुत सारा कारण है। लेकिन गवर्नमेंट को कुछ जैसे कुछ सिलेक्टिव डिस्ट्रिक्ट को चुनना चाहिए। मान लीजिए मुजफ्फरपुर हो, गया हो या कहीं भी, उस डिस्ट्रिक्ट को एक क्लस्टर बनाए, इस प्रोडक्ट के लिए क्लस्टर बनाए। क्योंकि हम अगर जैसा अंजनी सर ने बताया कि 5-5 कट्ठे में खेती करके कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक ब्लॉक को एक क्लस्टर बनाया जाए कि इस चीज के लिए क्लस्टर है, वहां का जलवायु, वहां की मिट्टी अच्छी है, तो क्लस्टर बेस्ड अगर बनाया जाएगा तो किसान को आप बहुत इजीली कन्विंस और प्रमोट कर सकते हैं। तो ये क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग का जरूरत है बिहार में। आप देखें, अगर महाराष्ट्र को एक मॉडल के रूप में ले तो वहां जो भी एग्रीकल्चर बेस है ना, वो क्लस्टर बेस्ड है कि इस बेल्ट में ये होता है, इस बेल्ट में ये होता है, तो उससे क्या होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट कर पाता है किसान। यहाँ पूरे बिहार में हर खेती होती है, तो एक जो एडवांटेज टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होना चाहिए, चाहे वो केवीके सेंटर हो या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, उसमें दिक्कत आती है। तो क्लस्टर बेस्ड गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मैंने एक प्रपोजल दिया था पहले भी कि सर जब तक ये क्लस्टर बेस्ड नहीं करते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज किसका क्या पोटेंशियल है और कहां और ज्यादा आउटकम ले सकते हैं, तब तक किसान को बहुत आसानी से कन्विंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा तो राय यही है कि कुछ सर्टेन पॉकेट के लिए जस्ट टेक फॉर ट्रायल कि आप कुछ डिस्ट्रिक्ट को क्लस्टर बनाइए, किसी खास प्रोडक्ट के लिए बनाइए, और उसके बाद में किसान को ना इन सब जगह पर ट्रेनिंग के लिए भेजिए। जैसे मान ली मेरा टिश्यू कल्चर लैब है, तो देखे कि ये इसका कैसे इससे आउटपुट ज्यादा लिया जा सकता है। देखिए, जब तक अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, किसान रिस्क लेना नहीं चाहता है। आप सर बहुत अच्छा मनोज जी बात बोले कि मक्का और धान और गेहूं में फंसा हुआ किसान है, तो उसको बाहर लाने के लिए हमें प्रमोट करना पड़ेगा। गोपाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेडिसिनल प्लांट में, और हम बहुत सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम एक बहुत अल्ट्रा मॉडर्न हर्बल प्लांट लगा रहे हैं बिहार में, और शायद वो ग्रीन हर्बल का कॉन्सेप्ट, इंडिया का पहला ग्रीन कॉन्सेप्ट हम ला रहे हैं, जो भले ही 4 साल लगेगा, लेकिन ग्रीन हर्बल इंडिया में एक भी फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि मैं उसमें एक्सपोर्ट में हूं। तो मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट कुछ अट्रैक्टिव इस ढंग का काम करे जिसमें अवेयरनेस, डेमो, ट्रेनिंग और कुछ हेल्प करे। देखिए, बहुत ज्यादा सब्सिडी का लाभ किसान को जो दे रहे उससे नहीं ले पा रहा है खेती के लिए, उसको आप एक मार्केट साइज बनाने के लिए क्लस्टर बेस्ड प्रोडक्शन हो, उसको फूड प्रोसेसिंग से जोड़िए, फूड प्रोसेसिंग के लिए इंटरप्रेन्योर्स को आप प्रमोट करिए। इतना सारा सिस्टम बना रखा है, आप इसकी जरूरत ही नहीं है। आप जितना नियम बना रखे हैं ना, उसको ईज करिए कि आप एक जगह से ये ले लीजिए। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि कुछ स्टेट में ऐसा है कि पॉली हाउस आप बना लीजिए, आपके यहाँ इंस्पेक्शन होगा और आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाएगा। बिहार में क्या होता है कि उसके लिए आप अप्लाई कीजिए, 4-5 चैनल में आपको दौड़ना पड़ेगा, उसके बाद वो जो बनाने जाएगा उसका लाइफ अधिक से अधिक 1-1.5-2 साल होगा। ये पॉली हाउस कम से कम 5 साल के लिए होना चाहिए। किसान अपने से जो उसका मोटाई होता है, थिकनेस होना चाहिए, 2.8 गेज का बनाना चाहिए। जो बनाने आता है 1.8 गेज का बनाता है, ये तो किसान नहीं पकड़ सकता। टेक्नो फ्रेंडली जो लोग होंगे वो बता सकते हैं। इस सब को प्राइवेटाइज करिए। आप कहिए कि आप अपने से बना लीजिए पॉली हाउस, और उसको हम इंस्पेक्शन करेंगे, अप टू द मार्क मानेंगे तो हम आपको सब्सिडी ग्रांट कर देंगे। तो कुछ पॉलिसीज में ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे हम फिर इस चर्चा में जी आगे फिर इस चर्चा को और कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे पास थोड़ा समय का कमी रहा, लेकिन अच्छी चर्चा हुई और काफी सार्थक चर्चा हुई। आगे भी हम चाहेंगे कि आप लोग हमारे कार्यक्रम में जुड़ें और लोगों को बताएं, और इस माध्यम से एक नया बिहार बने, एक उन्नत बिहार बने। इस दिशा में हम सबकी कोशिश रंग लाए, और आप सब लोग हमारे इस चर्चा में जुड़े, इसके लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। धन्यवाद।